गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग 3 पढ़ेंगे। यानी कि आज इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के पठारों की बात करेंगे। आपसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और पिछले 10 वर्षों में चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान में जो आपने मेरे को प्रसिद्धि दी, मनोज जागलान से आपने मेरे को जागलान सर बनाया, वही उम्मीदें मैं आपसे इस YouTube चैनल पे भी करता हूं कि आप अपने इस YouTube चैनल को उस शिखर तक लेके जाओगे कि मेरा मनोबल लगातार बना रहे और मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस चैनल को बहुत प्यार, स्नेह और विश्वास दोगे। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस YouTube चैनल के द्वारा आपको लगातार भूगोल की बहुत अच्छी चीज़ें देता रहूँगा, बहुत अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। जो भी करंट में परीक्षाएं रहेंगी उनकी पूरी तैयारी आपको इस YouTube चैनल के द्वारा करवाई जाएगी। ये YouTube चैनल ऐसे नहीं है कि 2 वीडियो 5 वीडियो डालने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं आपको पूरी भारत की भूगोल, पूरी राजस्थान की भूगोल, पूरी विश्व की भूगोल, सारी चीज़ें करवाएंगे। इसके बाद आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाते रहेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन से थोड़ा हटके होता है। ऑफलाइन में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुद को कंसंट्रेट करना पड़ता है, ऑफलाइन में टीचर आपको कंसंट्रेट कर देता है। यही एक फ़र्क है। यदि आप कंसंट्रेट रहोगे, लगातार आप वीडियो देखते रहोगे, तो आपको ऑफलाइन के बराबर ही यहाँ फायदा मिलता रहेगा। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार के तीसरे वीडियो में इनके पठारों की बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि पठार होता क्या है। तो आप थोड़ी सी ध्यान से सुने कि पठार होते क्या हैं। पठार ज्वालामुखी से बनते हैं। ज्वालामुखी से 2 पर्वतों के बीच में भी यदि कोई ऊंचा भाग है और चट्टानी संरचना वाला होता है तो भी पठार बन जाता है, जैसे तिब्बत का पठार है। लेकिन सामान्यतः पठार का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी 2 प्रकार से आती हैं, एक केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी और एक दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी कहां आती है? तो आप थोड़ा सा इसको भूगोल की दृष्टि से देखो तो जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। पीछे के वीडियो में मैं लगातार आपको प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताता आ रहा हूं और लगातार आगे भी इसको पूरे विस्तार से बताऊंगा। जहां 2 प्लेट आपस में टकराती हैं और उनके बीच में यदि जल हो, पानी हो, कोई समुद्री भाग हो, तो वहां ज्वालामुखी आती हैं। और वहां केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आती हैं। जहां 2 प्लेट टकराएंगी और बीच में पानी होगा तो वहां केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आएंगी। केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसमें लावा एक छिद्र से एक दरार से बाहर आता है। और जब लावा एक छिद्र या दरार से बाहर आता है तो ये जैसे बाहर निकलता जाता है तो एक त्रिभुजाकार संरचना बना देता है। जब तक इससे लावा निकलता रहता है तब तक इसको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और जब लावा निकलना बंद हो जाता है तो इसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से वहां बनते हैं जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। और इन प्लेटों को अभिसारी प्लेट किनारे कहते हैं। अभिसारी प्लेट किनारे कहते हैं। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी वहां आती हैं जहां 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे ये प्लेट इधर जा रही है और ये इधर चली जाए तो 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाने के कारण धरातल में तनाव बल उत्पन्न होता है और धीरे से इसमें चटकन पड़ती है। और जैसे इसमें दरार पड़ती है तो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी बाहर आती है। विश्व की प्रसिद्ध दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी लोकी है। लोकी ज्वालामुखी जो आइसलैंड द्वीप समूह में स्थित है, जो वर्तमान में विश्व की सबसे प्रसिद्ध दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी है। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में क्रिटेशियस युग में सबसे सक्रिय रही।
क्रिटेशियस युग वो युग था जिस समय पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ, और उस समय पृथ्वी पर अनेक दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आई, और उन दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखियों से पठार का निर्माण हुआ। तो आपकी दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखियों से पठार का निर्माण होता है। थोड़ा इसको और समझते हैं कि कैसे पठार बनता है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक लंबी दरार पड़ जाती है, लंबी दरार पड़ जाती है, और इस दरार से लगातार लावा बाहर आता जाता है। इस दरार से लगातार लावा बाहर आता जाता है, और ये लावा दूर तक जाके फैल जाता है, और जब दूर तक जाके फैल जाता है तो इससे अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा भाग बनता है, और वह ऊंचा भाग पठार कहलाता है। तो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से पठार बनते हैं। यदि ये दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी महासागर में आएगी, यदि ये दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी महासागर में आएगी तो वहां कटक बनेगा। कटक, कटक आप जानते हो विश्व में सबसे प्रसिद्ध कटक, पृथ्वी पे सबसे प्रसिद्ध कटक मध्य अटलांटिक कटक है। क्यों है मध्य अटलांटिक कटक, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपने देखा है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है। इसको भूगोल की भाषा में बोले तो ये अफ्रीकन प्लेट है जो उत्तर की ओर संचलन कर रही है, और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया वाली यूरेशियन, जो पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है। इसके पश्चिम में आपके यहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है, उत्तरी अमेरिका, और नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ये भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी में इसको अमेरिकन, उत्तरी अमेरिकन प्लेट बोलेंगे जो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही है, और ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट भी पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही है, जिसके कारण यहां आपके एक लंबी दरार पड़ जाती है। क्योंकि ये प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यहां एक दरार बनेगी। ये दरार 14,400 किलोमीटर लंबी है, और इसके कारण यहां कटक बना है। यही वो कटक है मध्य अटलांटिक कटक, जो 14,400 किलोमीटर लंबा है। और इसी कटक पर आइसलैंड द्वीप समूह स्थित है। आइसलैंड जो खुद एक देश है, ग्रीनलैंड जो इसके पास होता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित द्वीप है, जो डेनमार्क के अधीन है, यानी डेनमार्क देश का द्वीप है। तो ये दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी जहां आती हैं वहां कटक या पठार का निर्माण होता है। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी कौन से प्लेट किनारों पे आती हैं, तो अपसारी पे। अपसारी का मतलब होता है जहां दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं वहां। ये मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत भी है। पृथ्वी का, यहां आपको दो शब्द समझने, पृथ्वी और विश्व। विश्व का मतलब होता है महाद्वीप, केवल महाद्वीप, सातों महाद्वीप जितने देश हैं। तो पृथ्वी का और विश्व में एक अंतर यही हुआ कि विश्व में केवल महाद्वीप आते हैं और पृथ्वी में महाद्वीप और महासागर दोनों आते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत इस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। एंडीज पर्वत 7,200 किलोमीटर लंबा है, और यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। लेकिन आप यदि पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से पठार बनते हैं, कटक बनते हैं। तो आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार भी दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से बना है, और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आप देखते हो तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, और इस प्रायद्वीपीय पठार को नदियों व पर्वतों ने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए इस प्रायद्वीपीय पठार के अनेक नाम हैं। मैं आपको यहां एक और जानकारी देना चाहूंगा। जब लावा पृथ्वी में बहुत गहराई से आता है, पृथ्वी में बहुत गहराई से आता है, तो आपको पता है पृथ्वी में सबसे ज्यादा
35% पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में लोहे का योगदान होता है। तो जब लावा पृथ्वी में बहुत गहराई से आता है तो उस पठार में आयरन की अधिकता होती है, और आयरन की अधिकता होने के कारण उस पठार से जो मिट्टी बनेगी वो लाल बनेगी, लाल मिट्टी बनेगी। और आप ये याद रखना, लाल मिट्टी जिस पठार की होगी इसका मतलब उसमें लावा अत्यधिक गहराई से आया है और वहां खनिज पाए जाएंगे, खनिज पाए जाएंगे। जो पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न होगा, जो पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न होगा, वहां मिट्टी लाल मिलेगी और वहां कृषि नहीं होगी। इसके विपरीत यदि लावा कम गहराई से बाहर आता है तो उसमें ऊपरी भाग में सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्सीजन सब मात्रा में होते हैं। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान 46% भू प्रॉपर्टी के निर्माण में योगदान ऑक्सीजन का ही होता है। तो जब लावा कम गहराई से आता है तो उसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी जो बनती है वो काली बनती है। काली मिट्टी जहां होगी उस पठार में कृषि होगी, लेकिन आप याद रखना कि वहां खनिज नहीं पाए जाएंगे, वहां खनिज नहीं पाए जाएंगे। तो आपने मोटा मोटी दो बातों को सीखा कि जिस पठार की मिट्टी काली होगी वहां कृषि होगी, जिस पठार की मिट्टी काली होगी वहां कृषि होगी और वहां खनिज नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा जिस पठार की मिट्टी लाल होगी, जिस पठार की मिट्टी लाल होगी उस पठार में खनिज पाए जाएंगे, लेकिन वहां कृषि नहीं होगी। यानी कि प्रकृति का ये एक संतुलन है, जहां कृषि होती है वहां खनिज नहीं होते और जहां खनिज होते हैं वहां कृषि नहीं होती। अब हम हमारे प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठारों की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पठार है वो यहां है, और इस पठार का नाम है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से, इसका कुछ भाग इधर राजस्थान में भी है, क्योंकि इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो है वो अरावली बनाता है। तो अरावली के पूर्व में राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो भी मालवा के पठार का ही भाग है। इसके बाद आपका अगला पठार है यहां पे, इसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, आंशिक रूप से उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में भी है, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। इसके बाद आप अगला पठार देखोगे तो यहां आपका एक पठार है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में, इसीलिए इसका नाम कर्नाटक का पठार है। यहां आपका एक पठार है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां आपका एक पठार है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो कि मुख्य रूप से झारखंड में है, मुख्य रूप से झारखंड में है। ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पठार हैं। इसके अलावा आपको पता है यहां हमारे मेघालय में एक पठार और है, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार भी मेघालय में है, इसीलिए इसका नाम मेघालय का पठार है। इसके अलावा करबी एकलोंग का पठार, यहां इसी का एक पार्ट करबी एकलोंग, करबी एकलोंग का पठार, ये आने वाले समय में कभी ना कभी परीक्षा में पूछा जाएगा। करबी एकलोंग का पठार कहां है? असम में है। इसी का कुछ पार्ट, असम में ज्यादातर भाग पे मैदान का विस्तार है, लेकिन थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा एक छोटा सा पठार है करबी एकलोंग का पठार, जो मेघालय के पठार के पास ही है। तो इस छोटा नागपुर पठार, या आप ये कह सकते हो मुख्य पठार और मेघालय पठार को कौन अलग करता है? तो यहां आपका मालदा गैप, मालदा गैप जहां है, गैप का मतलब बीच में जगह, मालदा गैप, यहां वर्तमान में बंगाल का मैदान स्थित है। बंगाल का मैदान या मालदा गैप इस छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार व करबी एग्लोंग के पठार को अलग करता है। अब मैं आपको बताता हूं, मोटे तौर पे सबसे पहले देखें मिट्टी कैसी पाई जाती है। यहां पे आपकी मालवा के पठार में मिट्टी काली, दक्कन के पठार में मिट्टी काली पाई जाती है, कर्नाटक के पठार में मिट्टी लाल पाई जाती है, और तेलंगाना के पठार में मिट्टी लाल पाई जाती है।
छोटा नागपुर पठार में मिट्टी लाल पाई जाती है, मेघालय के पठार में मिट्टी लाल पाई जाती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो चारों पठार हैं ये खनिजों की दृष्टि से संपन्न हैं, इनमें खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, और ये दोनों जो पठार हैं इनमें कृषि होती है। अब आप एक बार इनको पुनः समझें। जो दक्कन का पठार और आपका मालवा का पठार, ये दोनों पठार एक ही हैं, ये दोनों पठार एक ही हैं। इन दोनों का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। बेसाल्टिक लावा का मतलब होता है जिस ज्वालामुखी में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित लावा की अधिकता होती है उससे, और बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी में कृषि होती है। आपको पता है काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, गन्ना, सोयाबीन की खेती होती है। तो ये दोनों पठार एक हैं। इसके बाद हुआ क्या, इसके यहां बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत बन गए। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, जब विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत बन गए तो इस दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित कर दिया, और अब विंध्याचल के ऊपर उत्तर वाले पठार को मालवा का पठार कहते हैं और नीचे वाले पठार को दक्कन का पठार कहते हैं। तो इन दोनों के निर्माण में समानता है क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो आप समझेंगे कि दोनों का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, दोनों में मिट्टी काली है, दोनों कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। इसके बाद आप देखेंगे तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा है। ये जितने पठार मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें सबसे बड़ा दक्कन का पठार है, और इसीलिए दक्कन के पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार। दक्कन के पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं, ये सबसे बड़ा है। वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ, दोनों ही उपजाऊ है, लेकिन सबसे उपजाऊ की बात करें तो सबसे उपजाऊ जो है वो दक्कन का पठार है। वैसे मालवा का पठार भी उपजाऊ है, लेकिन मालवा के पठार में चंबल नदी ने बीहड़ बना दी है। बीहड़, अभी आगे चल के बताऊंगा आपको बीहड़ क्या होते हैं। तो बीहड़ बनाने के कारण मालवा का पठार का कुछ भाग उबड़ खाबड़ हो गया, और वो उबड़ खाबड़ भाग अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। इसलिए इन दोनों में से ज्यादा उपजाऊ जो पठार है वो दक्कन का पठार है, और ये भारत का सबसे उपजाऊ पठार है दक्कन का पठार। इसके बाद हम बात करें तो छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार, ये दोनों पठार भी एक थे। और हुआ क्या कि गंगा नदी ने इसको बीच से काट के बंगाल की खाड़ी में डाल दिया, और यहां बीच में जो भाग है वो मालदा गैप मतलब बीच में कट गया पठार, और ये दो भागों में बट गया। तो आपसे पूछा जा सकता है छोटा नागपुर पठार को मेघालय पठार व करबी एकलोंग के पठार से कौन अलग करता है? तो मालदा गैप को बंगाल का मैदान भी कहते हैं। अब आप देखोगे इन दोनों की मिट्टी लाल है। दोनों ही पठार, छोटा नागपुर पठार व मेघालय पठार, दोनों ही पठार आर्कियन चट्टानों से बने हैं। आर्कियन चट्टान, दोनों ही पठार आर्कियन चट्टानों से बने हैं। आपको पता हो तो आर्कियन चट्टान जो होती है वो भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। चट्टान निर्माण के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। लेकिन समय के आधार पे चट्टानों के नाम दिए गए हैं। जिस स्थान पे चट्टान बनी उस समय में जहां जहां बनी उनमें से किसी एक स्थान के आधार पे उस चट्टान का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे आर्कियन चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान, विंध्याचल कालीन चट्टान, दिल्ली करम की चट्टान। दिल्ली करम की चट्टान भी प्रसिद्ध होती है। एक बार प्रश्न भी पूछा गया, राजस्थान के अरावली पर्वत का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? तो मुख्यतः दिल्ली करम की चट्टानों से हुआ है। मुख्यतः दिल्ली करम की चट्टानों से हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। छोटा नागपुर पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ? आर्कियन। मेघालय के पठार का निर्माण आर्कियन। दोनों पठारों में मिट्टी कैसी है? लाल। और आर्कियन चट्टानें भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न है, और इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भारत के खनिजों का अजायब घर कहते हैं, और ये स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, भारत में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार यही है।
तो भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ पठार दक्कन का पठार, खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार छोटा नागपुर का पठार। वैसे दोनों ही पठारों में सेम खनिज पाए जाते हैं और छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार है। यहां आप देखोगे तो लोहा कोयला अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सारे खनिज आपके पाए जाते हैं। यही खनिज आपके यहां पे पाए जाते हैं। अब एक और छोटी सी बात ध्यान से सुने, ये एकमात्र पठार है छोटा नागपुर पठार जहां लोहा और कोयला दोनों एक साथ पाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी मैदान में पाया जाता है, और लोहा जो होता है वो धात्विक खनिज है, तो ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन ये एकदम सीमा पर स्थित होने के कारण यहां मैदान और पठार दोनों मिलते हैं, तो इस पठार में लोहा और कोयला दोनों मिलते हैं। लोहा और कोयला विश्व में कहीं पर भी एक साथ मिलेंगे तो वो क्षेत्र भारी मतलब वेट में भारी उद्योगों का केंद्र होगा। भारी उद्योग होते हैं जैसे आपके लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग। तो आप देखोगे भारत के लोहा इस्पात उद्योग लगभग झारखंड और आपके इसके आसपास का छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप देखो ये दोनों पठार, इन दोनों की संरचना लगभग एक जैसी है, क्योंकि नदियों ने बीच से काट के इनको अलग कर दिया। तो इन दोनों का निर्माण धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है। दोनों में चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टान। अब आप देखोगे तो कर्नाटक के पठार में सोना व लोहा पाया जाता है, सोना व लोहा, लेकिन कोयला नहीं पाया जाता है। और तेलंगाना के पठार में भी अभ्रक वगैरह कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इन चारों पठारों की मिट्टी लाल है, इसलिए कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ है। तो आपने समझा इस बात को कि कैसे भारत में पठार है। मुख्य रूप से बच्चों को यही बातें पूछी जाती हैं, जैसे जीके लेवल पे मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में, दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक का पठार कर्नाटक के, तेलंगाना का पठार तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, मेघालय का पठार मेघालय में, कार्बी एंगलोंग का पठार असम में। इसके बाद आपसे दो प्रश्न जीके में और पूछे जाते हैं। भारत का कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ पठार दक्कन का पठार, और भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद आप सब्जेक्ट में जैसे रीट फर्स्ट ग्रेड की बात, एस्टेट की बात करें तो वह विशेष रूप से क्या पूछा जाता है कि कर्नाटक के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती, धारवाड़ कुड़प्पा, छोटा नागपुर पठार में आर्कियन, मेघालय के पठार में आर्कियन चट्टान पाई जाती है, और मालवा के पठार और दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो बेसाल्टिक लावा से। इसके बाद इनकी कुछ सीमाएं भी पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, विंध्याचल पर्वत, उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, अरावली। अब हम इन पठारों को विस्तार से एक एक करके पुनः इन पे चर्चा करेंगे, तो आप इनको ध्यान से सुने। अब हम सबसे पहले मालवा के पठार को लेते हैं। मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार भी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। मालवा का पठार, तो आपने अभी मानचित्र में देखा था मालवा का पठार कहां है, ये आपका मालवा का पठार है, मालवा का पठार। तो एक एक बात पहले इसकी करते हैं। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहां है साहब, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। आंशिक रूप से कहां है, राजस्थान में। आप देखोगे तो इसका ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम वाला भाग, ये वाला भाग, ये राजस्थान में है, और यहां इसको राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार राजस्थान में है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। आप जिलों की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में है, और आपने पढ़ा भी होगा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ राजस्थान में कपास
गन्ना, सोयाबीन, खट्टे फल और मसालों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन बनाएगा? उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तर और पश्चिम। उत्तरी पश्चिमी सीमा यहां अरावली बनाती है, अरावली पर्वत बनाता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। दक्षिणी सीमा कौन बनाएगा? दक्षिणी सीमा बनाएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। फिर बात आई पूर्वी सीमा कौन बनाएगा? पूर्वी सीमा, तो इसके पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके पूर्व में आगे बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार स्थित है, जो इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। ये दोनों पठार कायांतरित चट्टानों से बने हैं। न तो इन दोनों में ज्यादा खनिज पाए जाते हैं और न ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। इसके बाद आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी कि सर उत्तरी सीमा कौन बनाएगा? तो आपको पता है मालवा का पठार पूरे प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी भाग है और जस्ट इसके ऊपर उत्तर में कौन है? उत्तर का विशाल मैदान। तो इसकी उत्तरी सीमा उत्तर का विशाल मैदान बनाएगा। फिर बात आती है कि मालवा के पठार का ढाल किधर है? ढाल, ढाल तो आप देखोगे तो इससे चंबल नदी निकलती है। जैसे तो चंबल नदी यहां से बह के ऊपर यमुना नदी में जाती है। इसका मतलब मालवा के पठार का ढाल उत्तर की ओर है, या आप ऐसे कह सकते हो गंगा नदी तंत्र की ओर है, क्योंकि इस पठार में बहने वाली नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद आप बात करो तो यहां नदी कौन सी बहती है? तो यहां नदी मुख्य रूप से बहती है चंबल, बेतवा, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती। ये नदियां जो हैं आपकी वो यहीं बहती हैं। चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती, ये यमुना की सहायक नदी होती हैं और यमुना गंगा में मिलती है, तो गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं। इसके बाद मैं आपको जो चंबल नदी की बात बता रहा था कि इस पठार में चंबल नदी बीहड़ बनाती है। बीहड़, तो आप सबसे पहले इस बीहड़ को समझें। क्या होता है बीहड़? बीहड़ की हम बात करें तो पहले आप बीहड़ का दूसरा नाम देखें। इसको इंग्लिश में रेवाइंस कहते हैं। आप इसको हिंदी में ही लिख लें ताकि याद रहे, रेवाइंस। इसका एक नाम और होता है उत्खात भूमि, उत्खात भूमि। और इसको राजस्थान में विशेष रूप से दस्यु प्रदेश कहते हैं। आपको पता भी है सवाई माधोपुर, आपके करौली, धौलपुर में चंबल नदी के बीहड़ पाए जाते हैं, जिनको दस्यु प्रदेश कहते हैं। होती क्या है उत्खात भूमि? तो आप मोटे तौर पे देखें तो मालवा के पठार की समुद्र तल से लगभग औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास है। हाड़ौती के पठार की भी देखें तो 500 मीटर के आसपास है। और जहां चंबल नदी यमुना में मिलती है वहां की ऊंचाई 200 मीटर है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इस चंबल नदी के मार्ग में 300 मीटर की ढाल है। तो यहां होगा क्या, जैसे ये धरातल है तो चंबल नदी इस धरातल से बहुत ज्यादा गहराई में बहेगी, और गहराई में बहेगी तो वर्षा के समय जो पानी चंबल नदी में आके गिरेगा तो ढाल ज्यादा होने के कारण वो अपर्दन, तली का अपर्दन करेगा, और यहां इसको ये पूर्णतया तली को काट के और गिरेगी। तो चंबल नदी के दोनों ओर से छोटे छोटे नाले आके गिरते हैं, तो वो गड्ढे बना देते हैं, ऐसे गहरे गड्ढे बना देते हैं, और इनको हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन से होता क्या है? अवनालिका अपर्दन से ये प्रदेश पूरा ऐसे जहां तक भी जाता है वहां तक नाली नाली बनने से ये एकदम उबड़ खाबड़ बन जाता है। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ को तो आप समझते हो, ऊंचा नीचा बन जाता है। और इन ऊंचे नीचे भागों को बीहड़ कहते हैं। बीहड़ एक शब्द होता है बीड़। बीड़ का मतलब होता है जहां वनस्पति सघन होती है, गहरी वनस्पति वाला भाग। जैसे आपने देखा जोड़ वगैरह में जहां परती भूमि होती है, खाली भूमि रहती है, वहां वनस्पति बहुत ज्यादा उग जाती है, तो वो बीड़ होता है। और ये बीहड़ है। ये बीहड़ राजस्थान, मध्य प्रदेश,
वह उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से 500 किलोमीटर की लंबाई में पाए जाते हैं। और पूरे भारत में बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा पठार बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है? मालवा का पठार। बीहड़ क्या होते हैं? तो अवनालिका अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि बीहड़ कहलाती है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो बीहड़ हैं, इनके राजस्थान में इनका विस्तार सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में बीहड़ ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम एक बात और देखेंगे कि राजस्थान में इस मालवा के पठार को क्या कहते हैं। तो साहब, राजस्थान में मालवा का पठार क्या कहलाता है? राजस्थान में मालवा का पठार हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार, हाड़ा राजाओं के लिए प्रसिद्ध, तो हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और इसका क्षेत्रफल 24,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है राजस्थान में। इसका विस्तार राजस्थान में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में है। और आपको पता है यहां राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, इसलिए यहां कपास गन्ना की खेती होती है हाड़ौती के पठार में। मालवा का पठार का ही उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहलाता है। यह आपको पूरा विस्तार से मैं आपको राजस्थान के भूगोल में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। मालवा के पठार की सारी बात आपने पढ़ी। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। इसकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत बनाता है, उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली बनाती है, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार बनाते हैं, उत्तरी सीमा उत्तर का मैदान बनाती है। चंबल बेतवा केन नदियां मुख्य नदी हैं। चंबल नदी बीहड़ बनाती है जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। और ये जो पठार है इसकी मिट्टी काली है, अतः ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। और आपको पता है इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा से। यदि आप जैसे मैं लिख रहा हूं उसके साथ लिखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं इस गति को थोड़ा कम करके बोर्ड पे क्रम वाइज लिखना शुरू कर दूंगा। अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई पीडीएफ से ही पढ़ोगे, लिखोगे नहीं। यदि आप लिखना चाह रहे हो तो आप मेरे को कमेंट करें, तो मैं आपको बहुत धीरे और इनको क्रम से लिखना शुरू कर दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। तो हमारा अगला जो पठार है वो दक्कन का पठार है। आप बखूबी समझ सकते हो ये दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार कहां है? बताओ भी, दक्कन का पठार कहां है? दक्कन का पठार जो हमारा है वो कहां है? तो दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। सबसे सही बात तो यही है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, बिल्कुल। फिर अगली बात, आकार में सबसे बड़ा है, यानी जितने मैंने आपको पठार बताए उनमें सबसे बड़ा है। और इसलिए इस पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। इसलिए इस पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं, क्योंकि बड़ा है। इसलिए इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप, ये दक्कन ट्रेप, दक्कन करम की चट्टान इसी के नाम पे दिया गया है। दक्कन करम की चट्टानों का दक्कन ट्रेप का यहां प्रधानता मिलती है। उसके बाद इस पठार का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। आप पहले ही समझ गए थे, दोनों पठार एक ही हैं, तो दोनों पठारों का निर्माण एक ही लावा से हुआ है, बेसाल्टिक लावा से। इस दक्कन के पठार का उत्तरी भाग मालवा का पठार कहलाता है। और इसी पठार का सुदूर पश्चिमी भाग यानी गुजरात में यहां काठियावाड़ पठार कहलाता है। काठियावाड़ पठार क्या कहलाता है? काठियावाड़ पठार, काठियावाड़ पठार कहलाता है। इसके बाद आप देखोगे तो
ये जो पठार है इसकी मिट्टी कैसी है? काली। और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है? कपास व गन्ना के लिए। मैं यहां आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी जो उत्पन्न होती है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे भी आप बड़े ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश में गन्ने का आधा भाग गुड़ व शक्कर बनाने में उपयोग हो जाता है, और महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है उससे अधिकांश क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। तो यहां कपास गन्ना के लिए ये मिट्टी प्रसिद्ध है, ये पठार प्रसिद्ध है। सर्वाधिक गन्ना यहां उत्पन्न नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। उसके बाद आप देखो तो जो ये पठार है भी भारत में, ये पठार संपूर्ण भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ है। अब आप लोग क्या कर लेते हो, एक बात को बड़े ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर प्रश्न गलत हो जाता है। आपसे कोई पूछ ले भारत में सबसे उपजाऊ प्रदेश है, और ऑप्शन दे दे कि जैसे दक्कन का पठार, फिर आपको दे दे कि जैसे झारखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार, और एक आपको दे दे पंजाब हरियाणा का मैदान, और एक आपको दे दे कि निम्न गंगा का मैदान या गंगा का मैदान, तो सबसे उपजाऊ कौन है? तो आप उत्तर गलत कर देते हो, दक्कन का पठार। मैं ये कह रहा हूं कि यह पठारों में सबसे उपजाऊ है। वैसे सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो काली नहीं होती। काली मिट्टी उपजाऊ होती है, लाल मिट्टी की तुलना में काली मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है, वो मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। और खाद्यर प्रदेश सबसे उपजाऊ होता है। ये मैंने आपको उत्तर के विशाल मैदान में बताया भी है कि भारत का सबसे उपजाऊ जो प्रदेश है वो खाद्यर प्रदेश है, जो पश्चिमी बंगाल व बिहार में मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो आपने दोनों चीजों को देखा। फिर देखो, दक्कन के पठार और मालवा के पठार को अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत, दोनों पर्वत अलग करते हैं। तो एक बार पुनः सुने, भारत में दक्कन का पठार, मालवा का पठार ही ऐसा पठार है जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। मिट्टी काली है, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, और आपको पता है कि ये जो प्रदेश है इसमें खनिज नहीं पाए जाते। इन पठारों में खनिज नहीं पाए जाते, खनिजों की दृष्टि से ये निर्धन है। और मालवा के पठार की चंबल नदी पूरे भारत में बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ क्या होते हैं? अवनाली का अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भाग। भारत में बीहड़ के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी चंबल, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध पठार मालवा का पठार। और बीहड़ भारत में किन राज्यों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में बीहड़ सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। तो ये हमारी बात थी। हम अब इसके बाद अगले वीडियो में बाकी बचे हुए 4 पठारों की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बाकी बचे हुए पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। Just